अब हम लोग बात करते हैं बच्चों माइक्रोस्पोरोफिल, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे कहेंगे स्टेमेन या स्टेमेन। तो यही सब क्या है बच्चों, ये सब किसके पार्ट्स हो जाएंगे? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो जाएंगे। तो स्टेमेन जैसे मैंने बताया था एंथर और फिलामेंट, इसके दो पार्ट्स होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम अभी जब एंथर का सेक्शन काट के देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे या लघु बीजाणुधानी जिसे कहेंगे, इसको कहेंगे बच्चों लघु बीजाणुधानी, और इसको परागकण। ठीक बच्चों, तो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले बात करते हैं स्टेमेन की। ये देखिए बच्चों आपका, अभी वहाँ पे मैंने फ्लावर बनाया था, अब इसको वन बाय वन मैं बताता हूँ कैसा होता है स्टेमेन। तो ये हो गया आपका एंथर, ये हो गया आपका फिलामेंट। तो यहाँ पे आप लोग दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, जो एंथर होता है जनरली कितने लोब हैं इसके? बाइलोब स्ट्रक्चर हो गया। दो लोब दिख रहे हैं बच्चे ना, एक लोब ये हो गया आपका, एक लोब ये हो गया, इसे लिए क्या कहेंगे? बाइलोब स्ट्रक्चर। तो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसका। और जो बच्चों ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, प्रत्येक लोब एक ट्रांसवर्स सेप्टम के द्वारा जुड़े रहते हैं। और ये फिलामेंट मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। और जो ये वाला पार्ट्स होता है ये डिस्टल पार्ट हो गया, डिस्टल मतलब दूरस्थ, और ये कौन सा पार्ट हो गया? प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, और डिस्टल मतलब दूर वाला। ये जो पार्ट्स होगा स्टेमेन का, ये किससे अटैच होगा? जो पुष्पासन पे मैंने बताया था ना बच्चों, पुष्पासन से अटैच होगा, और ये फ्री रहता है, ऊपर की तरफ रहता है। तो ये बाइलोब जो स्ट्रक्चर है बच्चों, अगर इसको हम लोग सेक्शन काट के देखते हैं, यहाँ से काट देंगे, थिन सेक्शन कट करके देखेंगे तो हमें कैसा संरचना दिखाई देगी। ये देखिए आप लोग। ठीक है बच्चों, ये चार लोब स्ट्रक्चर हो गया। जब हम लोग इसका क्या किए, सेक्शन काट दिए, बीच से ही एंथर का सेक्शन काट दिए, तो हमें इस तरह से संरचना, ठीक बच्चों समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से संरचना हमें दिखाई दी। मैंने यहाँ पे क्या बताया? बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, और यह प्रत्येक लोब जो होता है बच्चों, यह दो खांच कंटेन करता है, एक और दो। तो यहाँ पे क्या हो गया? बाइलोब दो ही पार्ट से स्ट्रक्चर है, और प्रत्येक जो पार्ट्स होते हैं दो खांच स्टोर करते हैं, और प्रत्येक कॉर्नर पे जो होता है थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ठीक है बच्चों, लघु बीजाणुधानी जिसे कहेंगे। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों? ये माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक बच्चों, बाइलोब और डाइथिकस कंडीशन यहाँ पे आएगी। डाइथिकस मतलब एक लोब के दो थीका हो गए, क्या हो गए? डाइथिकस। ठीक बच्चों, प्रत्येक लोब के दो थीका हो गए, इसलिए इसको डाइथिकस कंडीशन कहेंगे, मतलब दो खांच हो गई। यहाँ दो लोब है तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए? इसी का सेक्शन काट के देखा तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई दी। और प्रत्येक जो थीका है, एक थीका, दो थीका, तीन, चार, प्रत्येक थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है, लघु बीजाणुधानी पड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो चार, यहाँ पे चार कंडीशन दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। अब इसको एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ बच्चों। तो ये पार्ट्स मैंने क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया हूँ, जिसके दो भाग होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, तो इसका डिस्टल पार्ट मतलब फ्लावर के जो ऊपर रहता है, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो रहता है, जो बेस पेडिसिल रहता है, पुष्पासन रहता है, उस पर अटैच रहता है, और प्रत्येक के दो लोब होते हैं। और जब हम लोग इसका सेक्शन काट के देखते हैं तो प्रत्येक लोब के दो थीका होते हैं। और तो इस तरह से कितने थीका हो गए? दो इसके, दो इसके, तो टोटल चार थीका हो गए, इसलिए इसको। और प्रत्येक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। यहाँ पे चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होगा यहाँ पे? इसका मतलब ये होगा, ये ऐसी कैविटी है, खांच है, वेयर जहाँ पर पॉलन ग्रेन बनता है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम समझ में आया कैसे कैसे कहाँ तक बना? ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कैसे माइक्रोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है। अब
इसका ये पार्ट्स देख रहे हैं आप लोग बच्चों, इतना पार्ट्स को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं। अब इसी जो एक कॉर्नर को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं तो वो कितने लेयर का बना रहता है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे जैसे बनाया था मैंने, ये हो गया माइक्रो स्पोरेंजियम। अब इतने पार्ट्स को मैं हाई मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो कैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो सबसे बाहरी जो परत होती है बच्चों, मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक बच्चों, ये सबसे बाहरी परत हो गई जो कि सिंगल लेयर्ड होती है। ये सबसे बाहरी परत जो कि सिंगल, जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। अभी 1 बाय 1 सबका फंक्शन मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो उसके नीचे की परत होती है उसे कहते हैं एंडोथीसियम। ये अब मैं क्या बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम जिसे कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये दूसरी लेयर क्या कहलाएगी, एंडोथीसियम। इसके बाद मैं तीसरी लेयर बना रहा हूँ जो कि 2 या 3 से परत की बनी होती है। ये तीसरी लेयर मैं क्या बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मिडिल लेयर, मध्य परत, जो कि मैंने पहले ही बताया कितने लेयर की होती है, 2 से 3 लेयर की बनी होती है। एक लेयर मैं और बना दे रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। इसको सब मैं न्यूक्लिएटेड कर दे रहा हूँ। सभी सेल में न्यूक्लियस होगा ना बच्चों। ये आपका हो गया थर्ड लेयर, जिसे कहेंगे मध्य लेयर, मध्य परत कहेंगे, मिडिल लेयर। इसके बाद जो लास्ट लेयर है आपकी वो स्पोरोजिनस टिश्यू की होती है। इसको मैं रेड से बना दे रहा हूँ। स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे बीच में रहती है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो जब हम इसको मैग्नीफाई करके देखें बच्चों, किसको, एक थीका को, हमें इस तरह की संरचना दिखाई दी। तो सबसे ऊपरी परत जो है उसे बाह्य त्वचा कहेंगे, एपिडर्मिस। इसका क्या काम हो जाएगा, प्रोटेक्शन में सुरक्षा प्रदान करेगी, प्रोटेक्शन। और यह सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है बच्चों, आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन और क्या सिंगल लेयर की होती है और पैरेन्काइमा की बनी होती है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे पैरेन्काइमेटस क्या होता है। पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, प्लांट्स में पाई जाती हैं और सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर। ठीक बच्चों, तो जो बाह्य त्वचा होती है क्या काम होता है इसका, सबसे ऊपरी परत होती है और सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी होती है और पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं की बनी होती है और एक ही लेयर की होती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक लेयर की। और जो बाह्य त्वचा है उसके जस्ट नीचे वाली परत को क्या कहेंगे, एंडोथीसियम। हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों, अंतस्थीसियम इसको कहेंगे, अंतस्थीसियम कहेंगे। तो इसका क्या काम होता है, ये जनरली जो अंतस्थीसियम होता है बच्चों, यह जब ये जो एंथर फूटता है डेhiscence में मदद करती है। डेhiscence मतलब फूटना, फटना। ठीक है, जब एंथर पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें एंडोथीसियम उसको फटने में हेल्प करती है। मिडिल लेयर है बच्चों, ये क्या है, इसका क्या काम है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पोर। तो ये 3 लेयर का मैंने फंक्शन बता दिया। ठीक है, और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है यही क्या करता है, स्पोर, माइक्रो स्पोर का निर्माण करता है। और बीच में यहीं पे एक डंबल शेप आकार की एक लेयर होती है बच्चों, जिसे मैं मिस कर गया था, उसे कहते हैं टैपिटम। टैपिटम मैं यहाँ पे नहीं बनाया बच्चों, बना दे रहा हूँ। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है मध्य में होगा, उससे पहले क्या होगा, टैपिटम होगा। तो ये बन जाएगा आपका टैपिटम। ये है बच्चों टैपिटम। अब टैपिटम का क्या रोल हो जाएगा बच्चों, टैपिटम ही ऐसी लेयर है जो कि सबसे मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जनरली एक से अधिक न्यूक्लिएटेड होती है, एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बाई न्यूक्लिएटेड, ट्राई न्यूक्लिएटेड या पॉलीप्लॉइड भी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि
यह भी मेजर रोल प्ले करती है। सबसे पास में किसके है, स्पोरोजिनस टिश्यू को एनर्जी की कहाँ से बनेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी स्पोरोजिनस टिश्यू को, और ये बनाएंगे क्या, माइक्रोस्पोर का निर्माण करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बाई न्यूक्लिएटेड 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होगा, तो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर रहा किसका, पूरा एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर रहा। ठीक बच्चों, तो क्या क्या पूरा लेयर मैंने बता दिया। सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, उसके नीचे क्या है एंडोथेसियम अंतस्थ त्वचा, और मध्य परत, उसके बाद टैप्टम, फिर जाके स्पोरोजिनस टिश्यू। टैप्टम जो है बाई न्यूक्लिएटेड 2 न्यूक्लियस या 3 पॉलीप्लॉइड भी पाए जाते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, यह स्पोर का माइक्रोस्पोर का निर्माण करने में मदद करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।